मैं 1947-48 के जम्मू कश्मीर युद्ध के कुछ अनचर्चित काले अध्यायों पर बोलूँगा। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया था, जिससे कि कानूनी तौर पर जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया था। लेकिन उसी दिन कबायली मुसलमान बारामूला पहुंच गए थे और खूब लूटमार कर तबाही मचा रहे थे। कबायलियों ने 26 अक्टूबर एक दो दिन में 12,000 हिंदू और सिखों को मारा, नरसंहार किया, बेरहमी से सैकड़ों का बलात्कार किया, सब धन दौलत लूटा। चर्च की ईसाई सिस्टर्स को भी नहीं छोड़ा। 27 अक्टूबर को भारतीय सेना श्रीनगर पहुंचने लगी और 13 नवंबर 1947 तक पाकिस्तान से भेजे कबायलियों को मार भगाकर 120 किलोमीटर दूर उरी सेक्टर तक कब्जा कर लिया। ज़्यादातर इतिहास में आपको मोटे तौर पर यही मिलेगा। बारामूला की ये दो पंक्तियों ने यदि आपको झकझोर दिया तो सोचिए इससे 7-8 गुना बड़े नरसंहार में क्या हुआ होगा, वो भी केवल धर्म के आधार पर। यह भी J&K में ही हुआ। वही अक्टूबर नवंबर के आसपास 2-3 महीनों में मुस्लिम हमलावरों द्वारा हत्याएं हिंदुओं और सिखों की। मुजफ्फराबाद आज POK की राजधानी है। 1947 में ये जम्मू कश्मीर का दूसरा सबसे बड़ा शहर होता था। J&K की सीमा मुजफ्फराबाद के थोड़ा पश्चिम एक नदी पर थी। 22 अक्टूबर को इस नदी के पुल पर होते हुए घुसपैठिए, लुटेरे, लश्कर मुजफ्फराबाद में घुस आए। उस पुल पर और शहर में जो J&K पुलिस थी वो तो एकदम से उन लश्करों के साथ ही मिल गए और लूटने मारने लगे। हिंदुओं और सिखों को ढूंढ ढूंढ कर बड़ी क्रूरता से मारा गया। जो पुलिस थी उनकी क्या ड्यूटी थी, नौकरी मिलने पर क्या कसम खाई होगी, वो सब भाड़ में गया। 22 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद में 5,000 हिंदू और सिख मारे गए। 1600 हमारी लड़कियां, औरतें, महिलाएं अगवा कर ली गई। क्या बीती होगी उन पर। कुछ लोग कहेंगे गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ने, पुराने घाव क्यों खोलने। सभी हिंदुओं के लिए यह सब जानना आवश्यक है ताकि ऐसा कोई हमला आए तो उसकी अच्छी जवाबी कार्रवाई हो सके और हम सब तैयार हों। हिंदुओं की शालीनता और सभ्यता कमजोरी बन गई क्योंकि साथ में जो शस्त्र विद्या और शस्त्र अभ्यास होना चाहिए था उस पर ध्यान कम गया। इसी कारण मुसलमान कबायली लुटेरों की क्रूरता और बर्बरता उनकी शक्ति बन गया। पाकिस्तान की प्लानिंग और कार्रवाई तो बहुत पहले से शुरू हो गई थी। अप्रैल-मई 1947 में पुंछ में महाराजा हरी सिंह के खिलाफ बगावत शुरू हो गई थी। विद्रोह के लीडर थे सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान, जो MLA भी थे। अगस्त 1947 में पाकिस्तान बना और इब्राहिम खान रावलपिंडी जाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से मिले। उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान सैन्य कार्रवाई करता है तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में सम्मिलित किया जा सकता है। भारत और पाकिस्तान दोनों उस एग्रीमेंट से सहमत हो गए थे 12 अगस्त की एग्रीमेंट में, जिसमें जम्मू कश्मीर ने कहा था
कि वो एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट चाहते हैं पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ, क्योंकि अभी उन्होंने अपना मन नहीं बनाया था किस तरफ ज्वाइन करना। और ये अग्रीमेंट पाकिस्तान और भारत दोनों को मंजूर हो गया था। लेकिन इस अग्रीमेंट की आड़ में ही पाकिस्तान ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। भारत और पाकिस्तान के सेनापति उस समय दोनों ही अंग्रेज थे और उनके ऊपर लॉर्ड माउंटबेटन ओवरऑल कमांडर थे जो दिल्ली में थे। तो पाकिस्तान को मालूम था कि सेना को आगे रख कर तो कार्रवाई नहीं की जा सकेगी, इसलिए उन्होंने ये लश्कर वाला रास्ता अपनाया। मेजर जनरल अकबर खान को ट्राइबल लश्कर तैयार करने के लिए कहा गया। मुजफ्फराबाद से उरी, बारामूला, श्रीनगर वाले रास्ते पर जो लश्कर थे उनकी कमांड मेजर खुर्शीद अनवर को दी गई और उन्हें 3 लाख रुपए भी दिए जो कबाइलियों को देने के लिए दिए गए थे। दक्षिण पीओके में मीरपुर, भिंबर, कोटली उस तरफ जो लश्कर गए उसमें पुराने आज़ाद हिंद फ़ौज के जो मुसलमान सैनिक थे उनको भी शामिल किया गया और कुछ पाकिस्तानी सेना के सैनिक सिविलियन वेशभूषा में। जो आज़ाद हिंद फ़ौज के सैनिक उसमें शामिल हुए उन्होंने आज़ाद हिंद फ़ौज थोड़ा पहले ही छोड़ दी थी, क्योंकि 1945 फरवरी में जब टर्की ने ब्रिटेन के साथ आने का फ़ैसला किया दूसरे विश्व युद्ध में, उस समय के बाद जो भी मुसलमान सैनिक थे आज़ाद हिंद फ़ौज में उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ना छोड़ दिया था। सभी जत्थों को बहुत लालच दिया गया, लूटमार का लालच, काफिरों को मारो, लूटो और लूट का माल ले जाओ। उनके धर्म में भी इसकी इजाज़त है, अधिकतम क्रूरता और बर्बरता भी। राज्य के दक्षिणी भाग में भिंबर पर 24 अक्टूबर को हमलावरों ने हमला किया। इसमें कबायली लश्कर, भूतपूर्व आईएनए के मुस्लिम सैनिक और पाकिस्तानी सैनिक सभी शामिल थे। लूटमार शुरू हो गई, काफ़ी मारकाट हुई, लगभग सभी गैर मुस्लिम लोगों का कत्ल कर दिया गया। और वही लूट, रेप, औरतों और लड़कियों को अगवा करना, गुलाम बनाकर ले जाना। 24 अक्टूबर को याद रहे जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बना था, इसलिए शायद इंडिया की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अपने हिंदुओं और सिखों की रक्षार्थ सेना को भेज देना चाहिए था। यदि पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर पर हमले हो रहे थे कई इलाकों को हड़पने के लिए, तो हम भी कुछ कर तो सकते थे। राजौरी को कबायलियों ने अक्टूबर में घेर लिया और 7 नवंबर को बड़ा हमला किया और मुख्य स्थानों पर कब्जा कर लिया। राजौरी के हिंदू सिख नागरिकों ने जितना हो सका मुकाबला किया, किंतु मुस्लिम नागरिकों से कोई सहायता नहीं मिलने के कारण ज़्यादा दिन टिक नहीं सके। मुस्लिम कबायलियों ने इस नरसंहार में राजौरी में 30,000 हिंदुओं और सिखों का कत्ल किया। बड़ी बेरहमी से ये सब मारे गए। आज अगर हमारे किसी भी शहर में 15-20 हज़ार लोगों का ऐसे कत्लेआम हो जाए तो सोचिए कैसा माहौल होगा। भारतीय सेना उस समय दक्षिण में, मतलब पंजाब के नज़दीक सुचेतगढ़, अखनूर, नौशहरा, झंगड़ इन इलाकों में लड़ रही थी। नौशहरा झंगड़ में कई दिन युद्ध चला, कभी आगे कभी थोड़ा पीछे। आगे बढ़ते हुए भारतीय सेना की टुकड़ियां 12 अप्रैल 1948 को ही राजौरी में कबायलियों को मार भगाकर कब्जा कर सकी। बहुत देर हो चुकी थी। 4 महीनों में हिंदुओं और सिखों का काफ़ी सफाया हो चुका था। मीरपुर जो थोड़ा और पश्चिम में है, वहाँ के आसपास के इलाकों में
भी अक्टूबर में पाकिस्तानी हमले शुरू हो गए थे। हिंदू और सिख मीरपुर और कोटली में शरण लेने के लिए दूर दूर से आ गए। 20-22 नवंबर 1947 को हमले तेज हो गए, लूटमार शुरू और मीरपुर के कई घरों को जला दिया गया। 20,000 हिंदू और सिख को इकट्ठा करके पैदल अलीबाग गुरुद्वारे की ओर रवाना किया। पैदल 3 दिन लगते। कईयों ने सोचा होगा कि गुरुद्वारा में शरण के लिए ले जा रहे हैं। पहले ही दिन साफ हो गया जब चलते चलते सैकड़ों आदमियों को मार दिया गया, कई लड़कियों और औरतों को अगवा कर लिया गया। 3 दिन के मार्च में कई महिलाओं ने जहर खा लिया, कई ने रास्ते के कुओं में कूदकर जान दे दी। जो 20,000 रवाना हुए थे उनमें से केवल 5,000 ही अलीबाग गुरुद्वारा पहुँचे। 10,000 रास्ते में मारे गए और लगभग 5,000 लड़कियां, महिलाएं अगवा हो गई थी। अलीबाग गुरुद्वारा खाली तो हो चुका था। इसमें सभी 5,000 को डाल दिया गया एक जेल की तरह, जैसे हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप होते थे। वही कंसंट्रेशन कैंप की तर्ज पर गुरुद्वारे से रोज़ 15-20 आदमियों को निकालकर थोड़ा बाहर ले जाकर उनका कत्ल कर दिया जाता था। ये जघन्य रूटीन कई दिन चलता रहा। जनवरी 1948 में एक रेड क्रॉस की टीम वहाँ पहुँची और वहाँ पर जितने भी थे उनको निकालकर वाघा के रास्ते कुरुक्षेत्र रेफ्यूजी कैंप में ले गए। लेकिन 20,000 जो मीरपुर से रवाना हुए थे उनमें से केवल 1,600 यानी केवल 1,600 ही कुरुक्षेत्र के रेफ्यूजी कैंप में पहुँचे। ये एक बहुत ही हृदय विदारक कहानी है। कोटली में भी बुरी हालत हो रही थी। कोटली मीरपुर से थोड़ा उत्तर में है। वहाँ भी शुरू में तो 4,000 की ही आबादी थी वहाँ पर, लेकिन आसपास के हिंदू सिख डर के मारे या जैसे भी वहाँ भाग कर आए और उधर इनकी टोटल संख्या 10,000 के लगभग हो गई थी। अक्टूबर में पाकिस्तानियों ने कस्बे को घेर लिया था। बाहरी किनारों पर उन्होंने बंकर बनाए और मशीन गनों से शहर के अंदर फायर करते रहते थे। नागरिकों ने भी अच्छा मुकाबला किया। एक बंकर जहाँ से ज़्यादा फायरिंग अंदर आ रही थी, 2 नवंबर 1947 को धर्मवीर खन्ना नाम के एक युवक ने एक ग्रेनेड लेकर उस हमले पर धावा बोला, ग्रेनेड फेंका और वो बंकर को उड़ा दिया। मशीन गन शांत हो गई। लेकिन इस हमले में धर्मवीर खन्ना स्वयं भी वीरगति को प्राप्त हुए। एक और थे जैसे रिटायर्ड कैप्टन राम प्रकाश, वो भी जगह जगह भाग भाग कर कबाइलियों का मुकाबला करने के लिए लोगों की हौसला अफजाई कर रहे थे और ख़ुद भी बहुत उन्होंने काम किया। 15 नवंबर को एक जगह जहाँ कैप्टन राम प्रकाश पहुँच रहे थे, वहाँ पर तो सुना कबाइली भी आपस में ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे थे कि वो कैप्टन राम प्रकाश इस तरफ आ रहा है, चलो यहाँ से भागो। तो उस तरफ से कबाइली भी पीछे भाग गए। तो मुकाबला तो अच्छा कर रही थी वहाँ की जनता। ऐसे दोनों तरफ से वार प्रतिवार होते रहे। 27 नवंबर को भारतीय सेना की एक टुकड़ी आई, सबको निकाल कर जम्मू ले जाने के लिए। कई लोग तो वहीं रहकर लड़ना चाहते थे, यह सोचकर कि अब भारतीय सेना आ गई है और हमारे साथ यहाँ पर लड़ेगी। लेकिन बाकी जगहों में स्थिति काफ़ी ख़राब ही थी और कई जगह से रेफ्यूजीज़ को निकालने का सिलसिला चल रहा था। जैसे पंजाब बॉर्डर पर लाखों की संख्या में हिंदू सिख बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, जिनको सेना वहाँ पर सुरक्षा दे रही थी।
तो ये जो कोटली से हिंदू और सिखों को निकालने का काम था, इसको भी उसी तर्ज पर देखा गया और सेना की टुकड़ी ने अपने हुक्म के अनुसार इन सभी को यहाँ से निकाला और 180 किलोमीटर दूर जम्मू ले गए। जिसने भी भारत सरकार को या किसी को गुहार लगाई होगी, यही कहा होगा कि हमारी हालत यहाँ पर बहुत ख़राब हो रही है, हमें निकाला जाए। 26 अक्टूबर जम्मू कश्मीर का भारत में विलय के कई दिन बाद भी जब भारतीय सेना उन इलाकों में कोटली, भिम्बर, मीरपुर ऐसे इलाकों में नहीं पहुंची, नहीं दिखी, तो पाकिस्तान ने पूरे ज़ोर से इनको पाकिस्तान में शामिल करने के लिए हमलावर लश्कर और उसकी सेना भेजी। 1947 में भारतीय सेना ज़्यादा बड़ी नहीं थी। कश्मीर में आवश्यकता थी, पंजाब में लाखों रेफ्यूजीज़ को सुरक्षा देनी थी। कोटली को कब्जे में नहीं लेने का कारण बाद में पॉलिटिको मिलिट्री बताया गया। पॉलिटिकली पुंछ को ज़्यादा अहमियत दी गई, जिसके लिए राजौरी, थाना मंडी, सुरनकोट वाली सड़क पर भी कब्जा करना आवश्यक था। नेहरू जी या शेख अब्दुल्ला ने मीरपुर या कोटली के लिए कभी कोई व्यक्तित्व, कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। मीरपुर कोटली होते हुए भी एक सड़क पुंछ को जाती थी और मुजफ्फराबाद को भी। उस सड़क पर यदि सेना को भेज दिया जाता तो शायद वहाँ से भी पुंछ पहुँच सकते थे, लेकिन राजौरी, थाना मंडी, सुरनकोट वाला इलाका भी आवश्यक था। सैनिकों की कमी थी। जे.एन.के स्टेट फोर्सेस भी लगभग आधी हो चुकी थी, क्योंकि जो उनके मुसलमान सैनिक थे उन्होंने तो एकदम से बगावत कर दी और भाग गए। जाते जाते जो उनके डोगरा साथी सैनिक थे उनका भी धोखा से कईयों का कत्ल करके भागे। सेना और देश के शीर्ष नेतृत्व का कर्तव्य होता है कि जब युद्ध की आशंका हो, युद्ध होने वाला हो, तो सैन्य संख्या को बढ़ाना और युद्ध सामग्री तेज़ी से बढ़ाना, इन सब के रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। भारत में आज़ाद हिंद फौज के लगभग 25,000 सैनिक घर बैठे थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बर्मा युद्ध का 3-4 वर्षों का गहन युद्ध का अनुभव था इन्हें। एक बुलावे पर आ जाते, आधे यानी 10,000 भी आते तो एक डिवीज़न के बराबर हो जाता और भारत पूरा पासा पलट सकता था भिम्बर, मीरपुर, कोटली वाले इलाके में। ये इलाका ज़्यादा ऊंची पहाड़ियों वाला नहीं था। बर्मा में भी ऐसी ही पहाड़ी और जंगल का एरिया था। 1946 में अंग्रेज़ों ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ युद्ध में लड़ने के लिए माफ़ करने की एक शर्त रखी थी नेहरू जी के सामने, और शर्त ये थी कि इनको हम माफ़ कर देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन इनको आप भारतीय सेना में नहीं शामिल करोगे। नेहरू जी को भी आज़ाद हिंद फौज से कोई ज़्यादा प्रेम नहीं था नेताजी के डर से, तो इसलिए नेहरू जी भी मान गए। लेकिन जब ऐसी विपत्ति देश पर आ रही थी तो सेना में औपचारिक भर्ती ना करते हुए भी बॉर्डर गार्ड्स या ऐसा कुछ नाम देकर इनको लिया जा सकता था और मीरपुर, कोटली, भिम्बर वाले रास्ते भेजते या चाहे राजौरी, थाना मंडी की ओर। ओवरऑल 10,000 सैनिकों का बढ़ावा बहुत बड़ी चीज़ होती है। नेहरू जी की सरकार ने इन 20-25 हज़ार देशभक्त आईएनए सैनिकों को जम्मू कश्मीर युद्ध में नहीं बुलाकर बहुत बड़ी गलती की। इसी गलती के फलस्वरूप दक्षिणी पीओके आज पाकिस्तान के पास है। याद रहे, जम्मू में तो सेना 26 अक्टूबर के बाद ही आने लगी, और वो भी आगे अखनूर, राजौरी, नौशहरा उस तरफ जाने के लिए।
सितंबर अक्टूबर 47 में जम्मू में काफ़ी मारकाट शुरू हो गई थी, नवंबर में भी चली। जम्मू को आरएसएस ने ही बचाया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। उस वक्त जम्मू में 60% मुस्लिम्स थे, भारतीय सेना आई नहीं थी और हिंदुओं को मारने, डराने, धमकाने का सिलसिला दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। आरएसएस की मजबूत जवाबी कार्रवाई से लुटेरों को मार भगाया और जम्मू को सुरक्षित किया। जुलाई अगस्त 1947 में मुजफ्फराबाद और नीचे कोटली, मीरपुर, भिंबर वाले पूरे इलाके में 1,14,000 हिंदू सिख की आबादी होती थी। 1951 का जब सेंसस हुआ तो ये 1,14,000 में से केवल 791 ही बाकी थे। लगभग 90,000 से 1,00,000 के आसपास हिंदू और सिख बेरहमी से मारे गए इन सभी इलाकों में। इतनी अत्यंत पीड़ित आत्माओं को शांति चाहिए। उन लुटेरों के वंशजों को मार भगाकर भिंबर, मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद का पुनः भारत में विलय करने पर ही मारे गए हिंदुओं की आत्मा को शांति मिलेगी। भूत बंगला बने अलीबेग गुरुद्वारा का पुनः अनुष्ठान करके अच्छा गुरुद्वारा बनाया जाए, तभी मारे गए सिखों की आत्मा को शांति मिलेगी। भारत ने पिछले 75 वर्षों में काफ़ी प्रगति की है, लेकिन यह प्रगति कई दुश्मनों को खटक रही है। बाहरी दुश्मन और अंदरूनी भी। तैयार रहना आवश्यक है, कभी भी कुछ हो सकता है। याद रहे, केवल 2 वर्ष पहले ही फरवरी 2020 के दिल्ली दंगे, ये भी कुछ कम संख्या में वैसी ही मारकाट थी। दिल्ली में तो पुलिस या सेना कुछ भी बुलाई जा सकती थी, फिर भी कितने मारे गए, कितना नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर में 1947 में कई जगह पुलिस ने कुछ नहीं किया। जनवरी 1990 में कश्मीर में पंडितों के कत्लेआम के समय भी कश्मीर पुलिस के अधिकतर पुलिसमैन और कई अधिकारी आतंकियों के साथ ही मिल गए और पंडितों का नरसंहार हुआ। आपका हिमाचल JNK से लगा हुआ ही है, तैयारी रखना अनिवार्य है और समाज को भी सुदृढ़ बनाना अनिवार्य है। पूरे देश के हिंदुओं से आग्रह है कि हाथ जोड़कर जान की भीख मांगना छोड़ दें। मजबूती से जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी, इसके लिए तैयार होना आवश्यक है। एक धोखेबाजी का एक छोटा सा उदाहरण, छोटा तो नहीं बड़ा है, एक उदाहरण और देता हूँ। जो गिलगिट वैली है, गिलगिट स्कार्दू, वो वाला इलाका, वो जम्मू कश्मीर के महाराजा का होता था, लेकिन 1930-35 के आसपास अंग्रेज़ सरकार ने उस इलाके को लीज़ पर ले लिया था, 75 वर्ष की लीज़ पर। अब जब भारत पाकिस्तान की आज़ादी का समय आया तो जुलाई 1947 में पाकिस्तान ने, या यूँ कहें कि अंग्रेज़ों ने, वो लीज़ समाप्त कर दी और गिलगिट स्कार्दू वाला इलाका वापस महाराजा हरी सिंह जी को सौंप दिया। जुलाई अगस्त 47 में महाराजा हरी सिंह जी के नुमाइंदे ब्रिगेडियर घनसार सिंह गिलगिट पहुँचे एक गवर्नर के तौर पर और वहाँ पर रहने लगे। कानूनी तौर पर यह इलाका उस समय जम्मू कश्मीर के महाराजा का हो गया था। अब 26 अक्टूबर 1947 को जब जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ, तब ये जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था और कानूनी तौर पर देखें तो भारत में शामिल हो जाना चाहिए था। लगभग 5-6 दिन बाद 2 नवंबर को वहाँ पर जो ब्रिटिश ऑफिसर थे मेजर ब्राउन,
और लगभग एक कंपनी मुसलमानों की थी गिलगिट स्काउट्स की। उन्होंने विद्रोह करके गवर्नर साहब को कैदी बना लिया और गिलगिट में पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया। मेजर ब्राउन के साथ वहाँ पर उस समय जो कंपनी थी उनके मुसलमान सूबेदार बाबर खान भी थे। तो इन्होंने मिलकर ये विद्रोह रचा और इस तरह गिलगिट को पाकिस्तान में शामिल कर लिया। अगर ऐसा नहीं होता तो आज पूरी गिलगिट स्कार्दू घाटी भारत की होती। और याद रहे उसी समय स्कार्दू में लेफ्टिनेंट कर्नल शेर जंग थापा जो जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस के थे और उनके सैनिक बहुत बहादुरी से लड़ रहे थे और लगभग 8-9 महीने तक उन्होंने स्कार्दू पर अपना कब्जा बनाए रखा। लेकिन अंत में पाकिस्तानियों ने वहाँ कब्जा कर लिया। उन्होंने भी लेफ्टिनेंट कर्नल शेर जंग थापा का बहुत सम्मान किया, उनकी बहादुरी को माना, लेकिन गिलगिट स्कार्दू घाटी पाकिस्तान की हो गई थी। तो इस तरह की धोखेबाजी होती है। किसी भी कोई भी वादा कोई करे, नेशनल लेवल की चीज़ों में इतना भरोसा नहीं कर सकते। सतर्क रहना आवश्यक होता है और एकदम से मजबूत कार्रवाई करना आवश्यक होता है। अब मैं अपने वक्तव्य के यहीं विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।